कराते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं मैंने सुना। अच्छा अच्छा। मैं क्या पता नहीं किस बारे में पूछा। अभी हम 7वें भाव से ऊपर करेंगे। तो देखिए, जैसे कि कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है और जिसका हाँ जी। स्वामी शुक्र है। अब कृष्णामूर्ति पत्ति में सप्तम भाव जो है वो ओपोनेंट का होता है, क्योंकि लगन से हम स्वयं है, तो 7वां भाव ओपोनेंट का। पति की कुंडली है तो सप्तम भाव पत्नी का, और पत्नी की कुंडली है तो सप्तम भाव जो है पति का, जीवन साथी का, पार्टनर का। सप्तम भाव जो है ये व्यापार का भी है। सप्तम भाव जो है ये कॉम्पिटिटर्स का भी है। सप्तम भाव जो है ये मारक भाव भी है। और सप्तम भाव जो है मारक भाव के साथ साथ यदि द्विष भाव लगन की कुंडली हो तो बाधक भाव भी है। तो सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये कई विषयों को दर्शाता है। कई विषयों के ऊपर जो है सप्तम भाव जुड़ा हुआ है। जैसे शादी के लिए हम जानते हैं कि 7वां भाव जो है मुख्य भाव है। शादी होने के बाद परिवार में एक मेंबर की वृद्धि होती है, तो दूसरा भाव परिवार का है। शादी की और जीवन साथी की या पारिवारिक मेंबर की, तो इसके लिए जो हमेशा हर किसी के मन में चाह रहती है, जिसको इच्छा पूर्ति कहते हैं, डिज़ायर कहते हैं, तो 11वां भाव इच्छा का हो गया। तो इसलिए सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7, 2, 11 में से किसी का या अधिकतर का कार्येश हो तो शादी का प्रॉमिस होता है। पंचम भाव यदि साथ में जुड़ता है तो प्रेम विवाह हो सकता है। हमेशा होता है ऐसा नहीं हम कह सकते, हो सकता है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि शादी होने के बाद भी यदि यदि पंचम भाव है तो शादी होने के बाद भी तो प्रेम होता है। आपस हाँ जी। में एक सहयोग बनता है, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो इसलिए, लेकिन जब किसी का यदि पर्टिकुलर प्रश्न आता है कि क्या लव मैरिज होगी, तो ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 7वें भाव का कार्येश हो, या सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 5वें भाव का कार्येश हो, तो लव मैरिज हो सकती है। एक तो ये है। उसके अलावा यदि 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 या सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5, 7, 11 में से अधिकतर का कार्येश हो तो प्रेम विवाह हो सकता है। और शुक्र जो है वो कारक होता है विवाह का लड़कों की कुंडली में। और लड़कियों की कुंडली में यदि हम कहें तो जैसे पति के लिए मंगल कारक है, कई लोग गुरु को भी कारक मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर विवाह के लिए जिस प्रकार से 2, 5, 7, 11, तो तीसरा और नवम भाव जो है ये कम्युनिकेशन का हो गया। कम्युनिकेशन, दो परिवारों के मध्य जो कम्युनिकेशन है उसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा 5वां भाव यदि हम 2, 3, 5, 9, 11, तो ऐसे भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा में या दशा में यदि ये भाव चल रहे हो तो हम कह सकते हैं कि रिश्ता होना, रोका होना, रिंग सेरेमनी होना, दो परिवारों का जुड़ना या टीका होना, अलग अलग जो है उसके अंतर्गत क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग भाषा में इनको हमारे यहाँ रोका भी कहते हैं, तो कहीं मंगनी भी कहते हैं, कहीं टीका भी कहते हैं। हाँ जी। तो ये अलग अलग शब्द हैं जो जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि सप्तम भाव जो है ये व्यापार का भी है, सप्तम भाव जो है ये विवाह का भी है, पार्टनर का भी है। तो कई प्रकार से इसको हम देखते हैं। 2, 7, 11, 2, 5, 7, 11 यदि पूरक भाव हैं तो इसके अब जो डेट्रीमेंटल भाव होते हैं वो जैसे पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 12वां भाव,
1, 6, 10, 12 ये भाव जो हैं ये एक तरह से विवाह के विरोधी भाव या वैवाहिक सुख में कमी लाना या किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत देना। व्यापारी है तो व्यापार में उतार चढ़ाव होना, पैसों की कमी होना, या इसके अलावा व्यापार के लिए तो चलो 1, 6, 12 इन भावों को, अच्छा। और बाकी वैवाहिक जीवन के लिए जो है वो 1, 6, 10, 12 8वां भाव भी यदि जुड़ जाए तो 1, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पर 6, 8, 12 यदि कोई भी ग्रह 6, 8, 12 तीनों के तीनों भाव दे रहा हो तो ऐसा ग्रह जो है वो किसी ना किसी प्रकार से जातक को दिक्कत देते दिखाई देते हैं। तो यदि मान लो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6 और 12 का कार्येश हो तो अक्सर देखा गया है ऐसे लोगों की मंगनी या रोका या रिश्ता या कहीं पे जो बात चल के बन जाती है बात तो वो टूट जाती है। यानी कि यदि कुछ ना कुछ शगुन हुआ है तो वो टूट जाता है, शगुन वापस हो जाता है, या मंगनी हुई है या रोका हुआ है या टीका हुआ है वो टूटता है, क्योंकि छठा भाव और 12वां भाव वहाँ पर उस रिश्ते को तोड़ते हैं। और यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 12 के साथ साथ 1, 6, 8, 10, 12 के साथ साथ 2, 7, 11 भावों का कार्येश हो तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जातक का विवाह हो सकता है, परंतु वैवाहिक सुख की कोई गारंटी नहीं है। वैवाहिक सुख में कमी रह सकती है। वैवाहिक सुख जो है एक तरह से वो कई प्रकार से उसमें कमी रह सकती है, या तो दोनों की आपस में ना बनना या दोनों में से कोई बीमार रहना, क्योंकि 1, 6, 8, 10, 12 किसी ना किसी प्रकार से शरीर को भी कष्ट देते हैं। तो अक्सर कई बार देखा गया है कि पति पत्नी में अच्छी बनती होती है लेकिन कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से वैवाहिक जीवन में वैसे दिक्कत होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सप्तम भाव जो है ये अलग अलग प्रकार से बहुत सी बातों को जो है दर्शाता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम कहते हैं कि सप्तम भाव से संबंधित जैसे मंगलीक शब्द भी आता है जो वैदिक में बहुत इसका उपयोग होता है। तो मंगलीक किस प्रकार से होता है कि पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में किसी में यदि मंगल हो तो वह मंगलीक जातक की कुंडली होती है। इसी प्रकार से चंद्रमा से भी यदि गिन लें कि चंद्रमा जिस भाव में है यदि वहाँ से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में हो तब भी मंगलीक दोष मानते हैं। और इसी प्रकार से शुक्र से भी यदि पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में यदि मंगल स्थित हो तो उसको मंगलीक जातक या जातिका मानते हैं। अब ये क्या है मंगलीक दोष? तो मंगलीक दोष जो है, क्योंकि मंगल एक क्या है, मंगल एक अंगारक ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक योद्धा है, मंगल एक लड़ाई पसंद है। तो ऐसे लोगों के ऐसा हो सकता है कि उनके नाक पर गुस्सा रहता हो, या बहुत जल्दी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो यदि मंगलीक जातक होगा तो वो या जातिका होगी तो उनमें एक अलग प्रकार का उनका जो है व्यवहार देखने में आता है, गुस्सा वगैरह ये वो। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा, हाँ, लड़ाई झगड़ा वगैरह, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि मंगलीक का मंगलीक के साथ करो। और तो दोनों में तो फिर खूब बजेगी दोनों ही तेज होगी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोहे को लोहा काटता है, मीन्स ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को काटेंगे, मीन्स ऐसा कि लगभग उनमें एक तरह का, अब जैसे यदि हम रूटीन में पुलिस वालों के साथ बैठना शुरू कर दें, अक्सर हम कहते हैं कि पुलिस आर्मी है, ये मंगल प्रधान है, तो हम लगातार यदि पुलिस वालों के साथ बैठना शुरू कर दें तो हमें उनके बर्ताव के बारे में पता चलेगा, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, उनके बातचीत के ढंग में पता चलेगा। तो उनकी लैंग्वेज एग्रेसिव हो सकती है, या बातचीत, या ये हाथ वगैरह चलाने की, तो वो प्रवृत्ति है उनकी, ठीक है। अब उनके साथ दोनों की हो जाएगी ना सर। नहीं, अब उनकी यदि नॉर्मल पर्सन कोई बैठा है
ठीक है, तो वो तो उनसे वो घबराएगा और वो उसको छेड़ेंगे कि ये भाई हमसे तो ये, हम तो इसको उनको मजा आएगा परेशान करना। ठीक है, लेकिन यदि कोई धाकड़ पॉलिटिशियन होगा, पॉलिटिशियन में क्या है, सूझबूझ होती है, वो हर तरह की बात जानता है, या वकील होगा, तो ये पुलिस वगैरह ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो इनका उतना नहीं होगा जितना आम आदमी परेशान होगा, ये नहीं परेशान होंगे। वही है, सामने वाला जो कमजोर होगा वो फील कर लेगा, नहीं जब जवाब देने वाले का गला लड़ेगा ही बिल्कुल। अब पति पत्नी में यदि मान लो पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, गुस्से वाला है, तो पत्नी को कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है, या पत्नी ऐसी है तो पति को करना पड़ता है, या वो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। लेकिन यदि मान लो दोनों ही होते हैं तो क्योंकि वो नेचर बाय सेम ही तकरीबन होती है, तो इसलिए वो उसको, वो एक तरह से वो पॉजिटिव एनर्जी की तरह उसको कहीं पर यूज़ करते हैं कि चलो वो घर गृहस्थी या और काम वगैरह में किसी प्रकार से। तो अक्सर इसलिए वो कहते हैं कि मंगलिक वर्ग का मंगलिक जो है वधु के साथ या इनका ही करना चाहिए। अब यदि मंगल के साथ यदि प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों की युति हो तो ऐसे में स्थिति, और यदि इनके आपस में क्लह क्लेश होते हों और साथ में मंगल का प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून से भी संबंध बने और 1, 6, 8, 10, 12, तो ऐसे तो एक दूसरे की हत्या तक करने में भी पीछे नहीं हटते। और कई बार हम देखते हैं बहुत से बड़ी मार कुटाई होती है, एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं, या उनके पुलिस के चक्कर लगते रहते हैं, या जो वुमेन सेल है, या जिस प्रकार से भी, तो कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बाकी हम ये भी जानते हैं कि जैसे अक्सर हम देखते हैं कईयों की शादी बहुत देरी से होती है, तो कृष्णामूर्ति पत्ती में एक तो चंद्र और शनि का संबंध, कि चंद्रमा यदि शनि की राशि, नक्षत्र या उपनक्षत्र में है तो वो पुनर्फू होता है, तो पुनर्फू के कारण जो है देरी हो सकती है। इसके अलावा सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि शनि हो, सप्तम भाव का के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध यदि शनि के साथ हो, शनि की युति दृष्टि हो या शनि की युति हो, राशि नक्षत्र, या उस तरह से भी जो है प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा शादी देरी होने का कारण सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध अष्टम भाव के साथ हो तो वो भी रुकावट को दर्शाता है। सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध यूरेनस, प्लूटो आदि से हो, नेपच्यून आदि से यदि कंजंक्शन में हो, सप्तम भाव में यदि यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून ये कंजंक्शन में हो तो कई बार क्या होता है, ये विध्वंसक प्रभाव के कारण शादी हो ही नहीं पाती। कई बार हम देखते हैं कौन सी 3 डिग्री 20 में, हाँ जी बिल्कुल। तो कई बार हम देखते हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शादी के भावों को दर्शा रहा है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही, तो अक्सर देखा गया है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से इफेक्ट आया होता है, तो ये भी कारण होता है। तो कई लोग तो लेते नहीं ना सर इसको यूरेनस, तो फिर इनको कैसे मालूम पड़ेगा? कई नहीं देखते, तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे मेरे पास किसी का चार्ट आया, शादी नहीं हो रही, बहुत टाइम निकल गया और प्रॉमिस भी आ रहा होता है, तब हम देखते हैं कि अरे ये तो यूरेनस या प्लूटो से संबंध बन रहा है, पूरा कंजंक्शन डिग्री का और विध्वंसक प्रभाव, तो वो समझ में आता है कि ये कारण हो सकता है, सप्तम भाव से बनेगा। बिल्कुल। और इसके ऊपर तो सुनील गोंदलकर जी ने प्लूटो इफेक्ट के नाम से एक बुक भी निकाली थी और उस बुक में उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स जो थे प्लूटो इफेक्ट के कारण या यूरेनस इफेक्ट के कारण शादियां टूट गई थी, शादियां नहीं हो रही थी, या व्यापार में दिक्कतें थी, या जॉब में दिक्कतें थी, लेकिन शादियों वाले उदाहरण बहुत थे। ऐसा नहीं है कि इनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ शादियों पर पड़े, इनका इफेक्ट जो है वो अन्य उसमें भी पड़ता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम मतलब कि हम एनालिसिस भी करेंगे समय समय पर। और इसलिए सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी की जो कंजंक्शन है, युति है प्लूटो से, विवाह के सुख तक को
ख़त्म कर सकती है। और इसके अलावा क्योंकि सप्तम भाव विवाह का है, मुख्य भाव है, तो गुण मिलान की जो प्रक्रिया होती है, एक तो अष्टकूट हाँ जी। गुण जो हैं उनका मिलान किया जाता है, जिसमें 8 कूट हैं। हाँ जी। वरण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी। तो मोस्टली हम यदि कुंडली मिलान के लिए चार्ट आता है तो एक तो अष्टकूट मिलान करते हैं कि 18 से ऊपर गुण हो और अधिक से अधिक गुण हो, तो उसको अच्छा मानते हैं। उसके अलावा और भी कई प्रकार से नियम होते हैं जिनमें कई चीज़ों का ध्यान जो है रखा जाता है। एक बात और है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि यदि किसी की कुंडली मिलान के लिए आई है लेकिन उस जातक की स्वयं की कुंडली में विवाह के विरोधी भाव अधिक सक्रिय होंगे, प्रॉमिस में, चल रही दशाओं में, आने वाली दशाओं में, तो उसकी स्वयं की कुंडली में ही वैवाहिक सुख का अभाव होगा, तो फिर जितनी मर्जी कुंडली मिला लें हाँ जी। तो वो अभाव तो सहना ही होगा, या मतलब कह सकते हैं नेगेटिव स्थिति तो वो आएगी आएगी। अब अक्सर कई लोग कहते हैं कि कुंडली अच्छे से मिला दीजिए, लेकिन यदि उस जातक के ही कुंडली में यदि वैवाहिक सुख ना हो, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 6, 8, 10, 12 का कारेश है, या उसकी जो चल रही दशाएं हैं, अब ये दशा मान लो हमने देखी, अब जैसे अभी 2023 चल रहा है, मान लो ये किसी की कुंडली है और राहु की दशा ही 2035 तक है और महादशा स्वामी राहु ही नेगेटिव भावों का कारेश है, अधिकतर अंतर दशा स्वामी नेगेटिव भावों के कारेश है, तो ऐसे में कई नेगेटिव स्थिति जो है हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 8, 12, 8, 12, 8, 12, तो कई बार ऐसा होता है जब हम किसी का चार्ट खोलते हैं तो हमें नक्षत्र लेवल पर ना एक ही नज़र में 1, 6, 8, 10, 12 अधिकतर ग्रहों में दिख जाते हैं, यानी कि अधिकतर नक्षत्र स्वामियों पर दिख जाते हैं। तो 1, 6, 8, 10, 12 जब अधिकतर नक्षत्र स्वामियों में दिखते हैं तो हर ग्रह जो है अपने नक्षत्र स्वामियों के अधीन होकर फल देता है, ठीक है, अधिकतर, और जो रिजल्ट है या सुख है या उसके लाभ हानि है वो ये दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई दशाएं यंत्र दशाएं चलेंगी, तो यदि 1, 6, 8, 10, 12 के यहाँ पर अधिक दिख रहे हैं और यहाँ पर भी कई दिख रहे हैं, तो हमें सीधे ही देखकर पता चल जाता है कि इसका जो है वैवाहिक सुख में जो है कमी रह सकती है, अभाव रह सकता है। तो ये कई स्थितियां हैं। वो काम में भी ज्यादा रह सकता ना, लेडी जो है जेंट्स जो भी हो अपने हाँ, बीच में। लेकिन 1, 6, 8, 10, 12, अब वो 6, 8, 12 का भी ट्रायो बन गया, हाँ तो ये भी। तो वैवाहिक सुख में अब कई लोग ऐसे होते हैं वो काम में इतने होते हैं वो वैवाहिक सुख से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही अपने कारोबार को देते हैं, और उधर जी। वैवाहिक सुख भी ख़त्म हुआ होता है, उनको फैमिली की कोई वो नहीं होती, ज़्यादातर बिजनेस टूर पे रहते हैं, फॉरेन जा रहे हैं, और ज़्यादातर वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, पीछे पत्नी और बच्चे जो हैं वो उतना नहीं। लेकिन आजकल के टाइम में तो पत्नी को साथ लेकर ज़्यादा रहते हैं तो पीछे फिर बच्चे रहते हैं, तो बच्चों के ऊपर उसका असर आता है। तो बहुत से कई रीज़न है, मतलब देश काल पात्र की स्थिति के अनुसार। अब बात करते हैं कि एक तो अष्टकूट मिलान से हम देखते हैं कि उसमें अधिकतर क्या है। इसके अलावा ऐसी कोई भी कुंडली जिसका लगन पीड़ित हो या लगन का उप नक्षत्र पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति, अब लगन के जो को रूलर्स हैं, यदि वो लगन के हिसाब से विरोधी भावों के कारेश हों, 1, 6, 8, 10, 12, जिसमें 6, 8, 12 रोग से संबंधित, पहला भाव शरीर से संबंधित, उसके अलावा अन्य नेगेटिव भावों के भी यदि कारेश हों, तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहने वाला हो सकता है, मानसिक अवसादी हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है। तो ऐसे चार्ट पर ध्यान देना होता है। इसके अलावा कारण जो बताया है कि कुंडली में यदि मंगलिक दोष हो, लगन से, चंद्र से, शुक्र से, या फिर अधिकतर देखा गया है लगन या चंद्र से, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अगर अलावा अकेले लगन से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं, फर्क तो तब भी पड़ता है। पर कम पड़ता बहुत, ये 33% आ गया ना। डिपेंड करता है कि, लेकिन हाँ अगर अच्छे भाव हों, 2, 5, हाँ 11 जी। अच्छे हों, हाँ जी। अगर 1, वो 6, भी 8, देखना। 10, 12 अगर अधिक आ रहे हैं तो फिर वो, और वो कहते हैं ना जैसे, एक करेला ऊपर नींद हाँ जी, नींद बिल्कुल। क्या।
तो इसके अलावा यदि कुंडली में राहु चंद्र राहु सूर्य की युति हो जाए एक साथ हो, तब भी दिक्कतें जो हैं देखने में आती हैं। इसके अलावा शनि यदि पंचम भाव में हो, तो पंचम भाव से तीसरी सातवीं और 10वीं दृष्टि जो है हाँ जी। वो 2 7 11 भावों पर पड़ती है। हाँ। तो शनि पृथकतावादी है, तो किसी न किसी प्रकार से वो भी इस पर। इसके अलावा कहते हैं ग्रहण काल में चंद्र राहु सूर्य राहु चंद्र केतु आदि का संबंध हो तो ग्रहण दोष भी कहते हैं। इसके अलावा शनि और सूर्य का संबंध हो, यानी साथ हो या दृष्टि संबंध हो या एक दूसरे की उसमें हो, तो और युति में हो या नक्षत्र, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकार से घरेलू सुख में जो है दिक्कत वगैरह दे सकता है। इसके अलावा दूसरे भाव का या चौथे भाव का, दूसरा भाव क्या है परिवार, चौथा भाव है घर, इनके उपनक्षत्र स्वामी का या इनके स्वामी का संबंध यदि राहु के साथ पितृदोष वगैरह को दर्शाता है, जो घरेलू सुख में बाधा देता है। बहुत ही। और इसके अलावा यदि वर वधू की जो कुंडलियां हैं, एक शनि लगन की हो दूसरी सूर्य लगन की हो, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं आपस में। लगन में सब बिल्कुल मतलब शनि की राशि हो या शनि बैठा। बिल्कुल। इसके अलावा लगन के जो हम कहते हैं कि जो तत्व हैं अग्नि पृथ्वी वायु जल, उसके हिसाब से भी लगन के मतलब ये चलो ये तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो ये इनका भी। इसके अलावा हम कहते हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र 1 6 8 10 12 का यदि और चल रहे आने वाली दिशाएं, जैसे अब ये राहु की 2035 तक है, तो 1 6 8 10 12 भावों की सबल कारेश होगी, तो वैवाहिक जीवन में जो है किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत वगैरह जो है हो सकती है। और इसके अलावा यदि हम कहते हैं कि हमारे जैसे क्लाइंट के बच्चे के चार्ट में यदि हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति है, तो कहते हैं कि सामने वाले जिससे मिलान कर रहे हैं वहाँ पर यदि 2 7 11 भाव अधिक कारेश हों, तो वहाँ पर कुंडली मिलान कर सकते हैं, या 2 5 7 11, क्योंकि और इधर समझाना भी पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे के ही चार्ट में ऐसी स्थितियाँ हैं, तो कल को कोई दिक्कत आएगी आपके बच्चे की तरफ से आ सकती है। सामने वाले के चार्ट में फिर 2 5 7 11 भाव जो हैं इस तरह से आ रहे हैं, तो अक्सर कई बार मैंने देखा है कि कई बार जैसे किसी का चार्ट आता है ना, वो कहते हैं कि हम बहू से परेशान हैं या लड़की से परेशान हैं या हस्बैंड, तो चार्ट देखकर पता चल जाता है दोनों का यदि हो तो कौन परेशान कर रहा है और कौन पीड़ित है, ये भी पता चल जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स जो हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुंडली मिलान में नाड़ी दोष भी जो है उसके लिए भी कहते हैं। तो नाड़ी दोष के लिए तो जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है उसके निवारण के लिए, और कहते हैं ब्राह्मण को गाय का दान दिया जाए या स्वर्ण का दान दिया जाए तो नाड़ी दोष शांत होता है। और जन्मदिन पर वजन के बराबर अन्न का दान करने से भी नाड़ी दोष के प्रभाव से शांति मिलती है, और समय समय पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर। तो ये जो है कुछ ऐसे मतलब जो उपाय बताए गए हैं जो कर्मकांड पंडितों से भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, सोने के सर्प की आकृति बनाकर जो है और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके महामृत्युंजय मंत्र के जप से नाड़ी दोष शांत होता है। तो कर्मकांडी और ऐसे जो कार्य हैं अच्छे संस्कृत वेदी कर्मकांड पंडित की सहायता से ही किए जाने चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है वो चार्ट पढ़ सकता है। कर्मकांड जो कर्मकांड करने वाले हैं उनको ही सुशोभित है, हवन यज्ञ कर्मकांड, तो उसके लिए जो विधि पूर्वक करते हैं उन्हीं से ही करवाना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब इस प्रकार से हमें जो है
काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए सप्तम भाव से संबंधित। अब सप्तम भाव से संबंधित यदि हम उदाहरण लें तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो सप्तम भाव से संबंधित लिए हुए हैं। तो ये सर जो ये होते हैं कि जहाँ प्लैनेट बैठा है उसको तो स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और जो उसकी राशि होती है उन भावों को वीक लेते हैं कहीं, जैसे विवेक गोगनम कहते हैं अगर वहाँ प्लैनेट बैठा है तो फिर तो कहते हैं बहुत कम फल देता है। तो ये आप कैसे? आप एक्चुअली ठीक है वो कहते हैं, हम्म, लेकिन हाँ मतलब हम भी यही कहते हैं कि जैसे कोई अक्सर मेरे भी यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे पढ़ेंगे या उनको सुनेंगे तो उसमें बहुत बार मैंने भी बताया है कि ये जो अभी कल ही वो तो छोड़ ही देते हैं कई बारी। छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अब हम जैसे कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब हमें इन चीज़ों का ना क्लियर होगा। सप्तम भाव से संबंधित तो बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। ये किसी के लिए भी वो छोड़ ही देते हैं, ये भी निर्बल है ऐसे, पर वो ऐसे उसकी राशि। नहीं छोड़ने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ तो वो तो फिर जल्दी, वो तो फिर फोर स्टेप थ्योरी होगी, और फोर स्टेप थ्योरी में नहीं ना लेते ऐसे हाँ जी बिल्कुल। उसको। मेरे को तो उससे रिजल्ट वो कहते ये तो बहुत वीक है, मैं इसको नहीं करता, पर उसकी आप उन्होंने भी बताया ऐसे ज्योतिष वेदांग वालों ने, कह रहे अगर वो घर किसी को किराए पे दिया, जिसके हाथ में है ना, कभी ले लेते हैं कभी नहीं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। देखिए वो तो मैं भी जो समझाता था कि जैसे हमारे अगर दो तीन घर हैं, चाहे हमने किराए पर दिए हैं, तो हम्म, हम अगर वहाँ पर जाते हैं, अगर मान लो उस घर में जाएंगे तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी कमरे में जाकर बैठ जाएंगे। नहीं आफ्टर ऑल वो तो हमें भी ठीक है। बेल मार के, और यदि घर में कुछ देखना है कहीं पे क्या प्रॉब्लम है तब उनकी परमिशन लेकर ही हम जा सकते हैं नहीं चाहे। वो तो जा सके, पर हम घर तो हमारे रजिस्ट्री तो हमारे हाथ में है ना, हाँ मेरा वो तो। तो है। पर वो कभी चौथे नंबर पे आते, तीसरे चौथे नंबर पे। पर यूज तो करेंगे इसको, मतलब सॉल्व करते समय नहीं आज यूज़ से। करते हैं बिल्कुल। अभी जैसे ये वाला उदाहरण मैं ले रहा हूँ। अब ये कन्या लगन की कुंडली है, जी। शादी के लिए देख रहे हैं। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, जी। जो कि द्विस्वभावी ग्रह है। हम्म, तो अब सन यहाँ के नक्शे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध क्या शादी का प्रॉमिस दे रहे हैं? नहीं, नहीं दे। नहीं दे रहा। बुध अनटेनेंटेड है, अब क्या दे रहे हैं? जी। बुध अब अनटेनेंटेड है। तो ये कौन से घर में बैठा है? सातवें का तो फर्स्ट में। उपनक्षत्र है ही है। जी, तो वो सातवें का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा ना सर। हाँ, तो अब ये कहने का मतलब ये है कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड जो मैं लेता हूँ कि अब जी। यहाँ पे सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, तो बुध जो है वो अपनी स्क्रिप्ट में कहीं भी 2 7 11 नहीं दे रहा, लेकिन वो अनटेनेंटेड होकर सातवें भाव का उपनक्षत्र है। तो वो देगा बिल्कुल। रिजल्ट, इसके क्योंकि यहाँ पे और नक्षत्र पे भी आ गया ना, सातवें उपनक्षत्र। बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज़ और है, अब ध्यान दीजिएगा। डिग्री वाइज बुध कहाँ पे बैठा है? सेकंड नहीं, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट का ऑक्यूपेंट है, फर्स्ट और 10th का लॉर्ड है। जी, बुध की दृष्टि कहाँ पे है? सात। हाँ तो डिग्री चेक कर लेते हैं। बुध कितने पे है? 6 डिग्री 18। जी, सातवां भाव 6 डिग्री 12। दोनों पास तो बुध स्ट्रॉन्ग। की आस्पेक्ट कंजंक्शन हो गई लगन, सप्तम भाव लगन के साथ भी है, सातवें भाव पर भी है।
हाँ जी। अब मैं 4 स्टेप के भी आपके इधर खोलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बुध क्या दिखा रहा है, 1 12 1 12। प्रॉमिस तो यहाँ भी नहीं दिखा रहा। हाँ जी। तो जो मैं लेता हूँ हाँ टेनेंटेड अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड के द्वारा 7वें भाव का उपनक्षत्र बना वो, दूसरा डिग्री वाइज आस्पेक्ट कंजंक्शन हो गई वो। तो अगर मैं ब्लाइंडली ये चार्ट किसी को दूं और पूछूं कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या शादी का प्रॉमिस दे रहा है, तो वो कहेगा नहीं दे रहा। तो शादी का सर, तो प्रॉमिस है। नहीं जैसे ये फर्स्ट का ही बना है तो इसका भी स्ट्रॉन्गर रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल दो उस, सेवंथ का भी देगा फर्स्ट का। बिल्कुल उसका भी देगा, बल्कि इनका भी देगा। 1 6 10 12 नेगेटिव हाउसेज हैं सारे, हाँ जी। इनका भी देगा और इनका इनको मिला भी है। बस शादी करा देगा शादी तेरी हुई, बड़ी। लेकिन वैवाहिक सुख अधिक देर तक नहीं रहेगा। हाँ जी, वो तो है। वैसे ही मरकरी ड्यूल साइन। हम्म। अब इनका हाँ जी। 1956 का जन्म है, हाँ जी। मेनका गांधी की कुंडली है। हाँ जी। तो वैवाहिक सुख तो आप क्लियर हो ही गया आपको। हाँ ठीक है, 1956 का जन्म है। अब यहाँ पे लॉजिकली आते हैं, क्योंकि मैं बहुत से चार्ट ऐसे ना लॉजिकली किए हैं। अब 1956 का जन्म है, 1956 में यदि हम 18 साल ऐड करते हैं तो 1974 बना। जी। 1974, अच्छा ठीक है। तो 1974 अगस्त से ही एक तरह से बालिग हुई। हाँ जी। तो अगस्त 74 हम निकालते हैं, तो शुक्र की महादशा गुरु की अंतर्दशा, अगस्त 74, शुक्र गुरु सूर्य सन। या शुक्र गुरु चंद्र। हाँ ठीक है, अब हम इनकी कार्येश को भी देखते हैं। शुक्र टेनेंटेड है, शुक्र 2 7 का कार्येश है। ठीक है, प्रॉमिस दे रहा है महादशा स्वामी शुक्र, और शुक्र बुध के उपनक्षत्र में है 1 1 10, संभावित सुख की कमी। शुक्र टेनेंटेड है, शुक्र गुरु बुध, बुध किसके, सूर्य के 12। तो हमें भी पता है कि इनका जो है फैमिली के साथ, यानी इंदिरा जी के साथ, या उतना वो नहीं रहा बढ़िया। ठीक है, जी। और 2 7 का कार्येश है महादशा स्वामी, और साथ ही 1 10 का भी है। अंतरदशा स्वामी गुरु 7 2 11, महादशा शुक्र की, अंतरदशा गुरु की 23 मई 1975। ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं, सन। शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, गुरु शुक्र के नक्षत्र में है। हम्म। शुक्र गुरु के नक्षत्र में, और गुरु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र क्या इसके अलावा अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है? गुरु। शुक्र जो है, एक तो शुक्र गुरु नक्षत्र की अदला बदली है। हाँ जी। तो शुक्र जो है अब यहाँ पर गुरु का नक्षत्र स्वामी, हाँ जी, शुक्र नहीं बना किसी और। इसके अलावा किसी अन्य का नहीं है, तो पार्शली अनटेनेंटेड भी है। हाँ जी। पार्शली अनटेनेंटेड होकर दूसरे भाव का, उपनक्षत्र भी है, हाँ जी। परिवार के भाव का। अब यहाँ पर शुक्र का उपनक्षत्र बुध 1 1 10 भावों को दर्शा रहा है, लेकिन पार्शली अनटेनेंटेड होकर वो दूसरे भाव का फिर मजबूती से कार्येश बना है। जब हम अनटेनेंटेड लेते हैं तो मतलब हम कहते हैं कि वो जिस भाव का उपनक्षत्र बना है, ठीक है ना, तो
तो पार्शली, स्ट्रॉन्गली। यहाँ पर पार्शली अनटेनेंटेड है। तो अब अंतरदशा स्वामी गुरु को देखें, गुरु टेनेंटेड है, और गुरु जो है सातवां भाव, दूसरा भाव, उप नक्षत्र पे भी 7-11, तो ये तो बड़ा अच्छा सा कार्येश होकर बैठा हुआ है। तो यानी कि महादशा स्वामी शुक्र, अंतरदशा स्वामी गुरु पॉजिटिव हैं। तो अगस्त 74 से अब प्रत्यंतर दशा सूर्य चंद्र मंगल राहु की रहेगी 4, सूर्य चंद्र मंगल राहु की। और इधर हम देखते हैं 2, 7, 11 भावों के कारेश ग्रह। तो सूर्य चंद्र मंगल राहु, तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं, नहीं है। 7वें के नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सूर्य नहीं है। चंद्र मंगल राहु को देखते हैं, चंद्र मंगल राहु, राहु यहाँ पे है, चंद्र यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो चंद्र मंगल राहु हैं, ठीक है। और 11वें का भी चंद्र है, तो चंद्र मंगल राहु है और 11वें का भी चंद्र है। तो चंद्र मंगल राहु यानी कि चंद्र मंगल राहु, चंद्र 7, 11, 2, 7, 11 तीनों का। मंगल जो है उपनक्षत्र पे इतना पॉजिटिव नहीं है। राहु जो है वो नक्षत्र पे छठा भाव दे रहा है, तो उपनक्षत्र पे चलो पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव चंद्र आ रहा है। तो यानी कि शादी लायक उम्र जो उस टाइम पे शुरू हुई, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शुक्र गुरु चंद्र। अब चंद्र की प्रत्यंतर दशा 11 अगस्त 74 से 1 नवंबर 74 तक। तो इनकी जो शादी हुई थी 23/9/74 को हुई थी, 23/9/74 को, शनि की सूक्ष्मा में। तो जैसे हमने प्रॉमिस लिखा मरकरी में, मतलब एक दशा, मतलब हाँ जी, अगर जो भी प्रॉमिस पे, मतलब प्रॉमिस के 7th का कस्पा लोड आता है, अगर वो प्रॉमिस पे मैरिज से डेटरमेंटेड हाउस दिखाए और नक्षत्र पे मैरिज किया तो वो शादी हो जाएगी, पर वैवाहिक सुख नहीं होगा। बिल्कुल, तो मतलब प्रॉमिस तो मानना जाएगा। बिल्कुल। ये अब मैं देखा। हाँ, अब ये होता है कि मैंने जब भी ये ब्लाइंडली जब भी मैंने ये चार्ट दिया है और पूछा है कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शादी दर्शा रहा है, सब ने यहीं का नहीं दर्शा रहा। तो फिर उसको फिर जब हम और बारीकी से जाते हैं तब स्थितियां समझ में आती हैं। नहीं, अगर वैसे भी इसमें दिखाता, मतलब नक्षत्र प्लैनेट पर, नक्षत्र पे और सब लोड पे ना दिखाता प्रॉमिस के तहत, तब भी हम कहेंगे शादी तो होगी, क्योंकि प्रॉमिस तो दे रहे हैं। प्रॉमिस तो नक्षत्र तक ही होता है, ग्रह और नक्षत्र। हालांकि कई बार ना जो कनेक्टेड होता है, कई बार होता है ग्रह नक्षत्र पे नहीं आ रहा होता, लेकिन उप नक्षत्र पे आ रहा होता है, तब भी वो कनेक्शन तो माना ही जाता है। तो कई बार वो कनेक्टिविटी से भी वो काम होता हुआ दिखाई देता है, थोड़ा उसके प्रयासों के बाद। बिल्कुल। अब जैसा कि इनकी शादी हुई और वैवाहिक सुख कितना रहा, ये भी हम सभी जानते हैं। हाँ। तो ये चार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसके अलावा अभी एक और चार्ट मैं ले रहा हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। शादी के तो चार्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शादी की अपनी ज़्यादा शादी और बिजनेस सबसे ज़्यादा। हाँ जी, जो अगर सर प्रश्न के समय प्रश्न का लगन लॉर्ड का नक्षत्र वक्री हो तो आंसर 9 में होगा। ये भी मैं उनकी किताब में पढ़ा था ना।
जैसे हमने प्रश्न लिया, हम्म। उसका लगन का नक्षत्र बकरी है, हम्म। तो आंसर पहले ही 9 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने इनकी किताब में ही पढ़ा सुरेश सर से। एक्चुअली क्या है कि अब मान लो, वो डिपेंड करता है। मान लो कोई नौकरी के लिए आ रहा है, नौकरी के लिए पूछ रहा है, और लगन का उपनक्षत्र बकरी हो, हम कैसे? वो तो रोजगार, उसने तो घर चलाना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसको तो आय चाहिए। हम कहेंगे नहीं भाई, तुम्हारा तो नहीं होगा काम। और वो 5वें दिन जैसे मर्जी करके, चाहे कम सैलरी की नौकरी ले ले, और आके कहे जी मुझे तो मिल गई नौकरी, चाहे वैसी नहीं मिली। वो डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैं देखूंगी, दोबारा से पढ़ूंगी किसके लिए। क्योंकि ऐसी मैंने भी उनकी जो बुक्स हैं बहुत बार पढ़ी हैं, और मैंने बहुत से चार्ट, मैंने एक चार्ट को लिया, जैसे मैं जो मेरी डायरीज जो हैं इतनी मैंने भरी थी, जो ईयर बुक होती हैं, मैंने जैसे किसी का चार्ट लेना, जैसे ये मेनका गांधी का चार्ट है, जी। मैंने इसको सिंपल वे से किया, फिर मैंने इसको 4 स्टेप से करके देखा, फिर मैंने इसको 3.5 स्टेप से किया। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बहुत से चार्ट, फिर मैं सोचता था ये थ्योरी से करता तो ये स्थिति नेगेटिव आती, ये थ्योरी से करता हूँ तो पॉजिटिव आ रही है। तो वो रेशो बनती थी वहाँ पे कि 10 में से इतने चार्ट इस थ्योरी पे अच्छे बैठ रहे हैं, 10 में से इतने चार्ट इस थ्योरी पे अच्छे बैठ रहे हैं। तो इसलिए मैंने फिर टेनेंटेड अनटेनेंटेड को लिया। नहीं, ये तो है ही, केपी तो अच्छी है सबसे पहले तो। अब मैंने जब टेनेंटेड अनटेनेंटेड को लिया, तो अब जैसे यहाँ पे ही हमने देखा, हाँ जी। अगर मैं इसको इस वे से लेता हूँ तो भी नेगेटिव स्थिति आती है, और यदि मैं इस वे से लेता हूँ तो प्रॉमिस यहाँ भी नेगेटिव आता है। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग भी प्रॉमिस नहीं ये तो बनता, बिल्कुल नहीं कर। नेगेटिव हाँ। आता है। तो ऐसे में फिर मैंने टेनेंटेड अनटेनेंटेड इनको मैंने लिया, और जो मैंने ये हर चीज़ को मैंने देखा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने किस तरह से, मैंने जब ये लिया, मैंने कहा अरे इनके तो ये आ रहे हैं। और जब मैंने चार्ट लिया था फर्स्ट टाइम, तो रूलिंग ग्रहों में मरकरी था। तो ये नियम है कि जब आप किसी का बर्थ चार्ट लेते हो, और जो चीज़ आप देख रहे हो उसका उपनक्षत्र स्वामी यदि रूलिंग ग्रहों में है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, ओके है। हाँ जी। हाँ जी। या रूलिंग ग्रह जो हैं, मेरे को इसकी बुध को ही देखने को कह रहे हैं, इसको आप मानो। हाँ जी। ठीक है, तो अब उसको मानते हुए भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो 1, 10, 12 आ रहे हैं। फिर शादी कैसे हुई, अगर ये है तो प्रॉमिस कैसे मिला? फिर इसको मैंने सबसे पहले इस तरीके से देखा कि बुध जो है स्वयं किसी भाव के साथ, क्योंकि शहासने जी का अगर लेंगे तो ग्रह नक्षत्र और उसके बाद उस ग्रह की दृष्टि, तो ग्रह नक्षत्र, क्योंकि शहासने जी ने हमेशा अगर उन्होंने लिया है कि ग्रह किस भाव में स्थित है, किस भाव का स्वामी है, किसके नक्षत्र में है, वो किस भाव में स्थित है, किस भाव का स्वामी है, और इस ग्रह की दृष्टि, तो सरल वैदिक दृष्टि भी लें तो बुध की सप्तम भाव पे दृष्टि आती है। हाँ जी। शासने जी ने कंजंक्शन वाली नहीं, तो उन्होंने सरल वैदिक दृष्टि थर्ड बॉक्स बनाया उसमें ली है। तो मैंने ये तो चलो मैंने समझ गया कि अरे ये वैदिक दृष्टि आ रही है। फिर मैंने कहा कि सोचा कि इनकी डिग्रीज देखूं। इनकी डिग्रीज देखी तो बुध की लगन के साथ भी युति है, और सप्तम भाव के साथ उसकी दृष्टि युति है, तो सप्तम भाव यहाँ पे आ गया। और इसके तो अलावा सब वो मतलब वैदिक दृष्टि भी काम करती है, सिर केपी में भी वैदिक दृष्टि से भी देख लेते हाँ, हैं। उस मतलब वो कमज़ोर मानते हैं लेकिन करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती। कहीं नहीं बनना, कोई कर तो देंगे थोड़ा कम, मतलब वही अच्छा नहीं होएगा ज्यादा, हम्म। मतलब काम हो जाएगा, सफलता कम होगी उससे। अब यहाँ पे इनको 1 का भी फल मिला और चलो। 7 का भी फल मिला। तो ये मतलब इस तरीके से है। तब मैंने टेनेंटेड अनटेनेंटेड तो मैंने कंप्लीट बनाया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये नक्षत्र गोल्ड सॉफ्टवेयर है,
इसमें मैंने अपना टेबल डलवाया था, मैंने बोला था कि मेरे ये रूल्स हैं, मेरा भी ये टेबल डालो, तो इन्होंने मेरा टेबल डाला। लेकिन कुछ पॉइंट्स में इनके साथ मेरी ना सहमति नहीं बनी, तो बाद में इन्होंने मेरी बातों को उतना वो नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन यदि मैं ये इनका चार्ट यहाँ पे लेता हूँ, मेनका गांधी, इन्होंने भी तो जो एक वो कलकत्ता वाले हैं सर, क्या नाम है उनका, मेरे दिमाग में गया, आप जानते हो उनको, कलकत्ता से पश्चिम बंगाल। निर्मल कोठारी जी या नवीन जी? नवीन जी नहीं, नवीन तो उसके साथ ही है, निर्मल कोठारी के साथ एक वो काफी है। एंड्रयू दत्ता हाँ के हाँ, कनक बोसनिया जी? नहीं एंड्रू, उनकी मैंने वीडियो मंगवाई थी ना, उन्होंने वीडियो पे भी वीडियो का कोर्स भेजा था। कोर्स भेजा होगा, ओके। हम्म, तो उन्होंने तो अपना एक सॉफ्टवेयर भी निकाला हुआ है ना, 50-60 हजार लोकपा, रुपये का। लोकपा, हैं? हाँ उसमें लोकपा। कह रहे, हाँ उसमें भी आंसर खुद ही मिल जाएंगे, बस तुम मुझे इतना नहीं, वो अगर ऐसा होता तो वो सॉफ्टवेयर ना उनका फेमस होता। वो सॉफ्टवेयर लोकपा जो है 35-36 हज़ार का है। जी। तो मैंने भी सोचा था लेने का। तो अब ये देखो, ऐसे ये डिटेल मैंने इनपुट की, ओके किया, सेव किया। ऐसे में के वो कैसे, बस तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन लिखोगे वो उन्होंने काफी उसकी वो डाली हुई थी वीडियो, पहले मैं उनका काफी देखती थी उनके अंदर। उनकी वीडियो तो नहीं थी, बस अपने कोर्स के लिए ज्यादा डाली हुई है, और ये सॉफ्टवेयर के लिए डाली हुई है सर। अब ये यहाँ पे सप्तम भाव का उपनक्षत्र बुध धार है। हाँ जी। तो इस सॉफ्टवेयर में मैंने अपना टेबल डलवाया हुआ है, प्लैनेट, स्टार, सबलॉट, टेनेंटेड, अनटेनेंटेड, आस्पेक्ट वगैरह। अब यहाँ पे बुध है, अनटेनेंटेड होकर एक साथ का कस्टमर। और आस्पेक्ट जो एक और सात की, मतलब हाँ इन्होंने ये आस्पेक्ट लिया है, एक को कंजंक्शन और सात को आस्पेक्ट हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बुध को देखा तो ये दे रहे हैं, और वैवाहिक सुख तो की ये कमी। इन्होंने कंजक्शन दृष्टि दी हुई है, हाँ, बताए। ये सारे रूल्स मैंने ही बताए थे इनको। कई जगह पर इन्होंने ना गलतियां की हैं, तो उसके सुधार के लिए मैंने बोला भी था, खैर नहीं किया उन्होंने। क्या हम्म, पर जैसे हमने देखा ये शादी का चार्ट, इसमें मतलब 7th लॉर्ड मरकरी, वो 7th टेनेंटेड एंड टेनेंटेड से दिखा रहा, तो अगर दशा भी इसकी होगी, इसके नक्षत्र पे तो सब नेगेटिव हाउस है, हम्म, तो ये शादी कराएगा दशा लॉर्ड बन के। वो 7th आ ही गया है, वो स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल, वो हाँ जी, उपनक्षत्र पे भी काम करेगा। हाँ वो स्ट्रांग आ गया ना। और वैसे भी 7th का वो उपनक्षत्र भी बना। अभी ये एक चार्ट ले रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। वो देखा था सर आपने जो मैंने भेजा था हाँ, पेज? मैंने देख लिया था वो। हम्म, अगर किसके ट्विन का बर्थ हो, पहले ट्विन जो, फिर दूसरा बच्चा जो होगा, तो उसको क्या मानेंगे, दूसरा या तीसरा? तीसरा ही मानेंगे, क्योंकि ट्विंस में भी एक बड़ा और छोटा होगा। तीसरे से देखेंगे ना, अगर ऐसे किसकी गुना, और किसी का ऐसे पहले एक और फिर बाद में दो हुए हो, उसमें भी तीसरा जो होगा, जो छोटा उसको तीसरा, जो पहले होगा दूसरा, ऐसे ही मानेंगे ना। हाँ, क्योंकि जब ट्विंस होते हैं देखो, उनमें कई बार होता है 5 मिनट का अंतर हो, या 10 मिनट का, या हाँ 15 मिनट का। हाँ जी। तो एक को तो बड़ा कहते ही हैं कि भाई ये पहले हुआ था, ये दूसरा। वो तो हो गया, वैसे किसी दूसरे भाई का देखना, तीसरे नंबर पे कोई हुआ, तब मैं कह रही इसको 9th हाउस से देखेंगे, 7th से। मेरे ख्याल से 9 से देखेंगे, क्योंकि ये है पहली संतान हो तो भी वो गर्भ से होनी है, दूसरी हम्म, संतान हो तो भी गर्भ से होनी, तीसरी हो तो भी गर्भ से होनी है। संतान जी। जितनी मर्जी हो गर्भ से होनी है। तो पांचवा, अब वो
उन एक ही टाइम पे दो हुए, तो पहली संतान और दूसरी संतान वो काउंट तो होगी ना। तो पहली को 5 फिर दूसरी को हाँ, 7। वैसे भी अक्सर क्या होता है, इसमें भी आपको मैं एक बताऊंगा कि जब ऐसी दुविधा हो ना, जब ऐसा मान लो कोई आपने लिया, प्रश्न लिया या हुरारी लिया, और आप ये सोच रहे हो कि अब इसको मैं मतलब कि तीसरी दूसरी मानो। संतान मानूं या दूसरी मानूं, यानी कि सातवां हाउस लूं कि नौवां लूं। तो चंद्रमा यदि चंद्रमा अपने सिग्निफिकेशन में सातवां दे रहा हो तो आप सातवां ले लो, और अगर नौवां दे रहा हो तो नौवां ले लो। अगर 7 और 9 दे रहा हो तो जो आपको ठीक लगे, तो तीसरी मानते हुए नौवां भी ले सकते हो। हम्म, हमेशा चंद्रमा वो इंडिकेशन देता है, क्योंकि वो और मन का कारक है। जो हम सोच रहे हैं, जो दुविधा है, वो उसको भी क्लियर करेगा। अगर ऐसे दो संतान इकट्ठी हुई उसको भी 5वां लूं, दोनों के लिए, दूसरे के लिए 7वां। बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो चार्ट है, 8 जून 1957, 2:48 सुबह मुंबई। तो इस चार्ट में भी हम जो है प्रॉमिस देखेंगे। और जब मैंने ये पहले चार्ट लिया था तो यहाँ पे सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है। तो जब मैंने लिया था तो शनि तब रूलिंग ग्रहों में आया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि, और यहाँ पे शनि 11-7-7 का है ना, प्रॉमिस दे रहा है। तो टेनेंटेड अनटेनेंटेड भी देखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए हमें मिल रही है। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि, 7-11 का कारेश है। और कहते सर देख लो तो अच्छा रहता ना, कि ज्यादा पता हाँ, ज्यादा अच्छा मेरा लगता कहने का ये मतलब है कि है। कई स्टूडेंट ये पूछते हैं जी वो उसको देखना ही देखना है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मिल गया तो ना भी देखो चलेगा। हाँ नहीं, वो तो मिल गया पर वो अच्छी तरह उसके रिजल्ट वैसे भी शनि है। अनटेनेंटेड है, हम्म, और अनटेनेंट सातवें का ही, सातवें का ही बना सात, हाँ चाहिए। जी, दोनों कारोबार भी अच्छे करेगा। और इसका मतलब बिल्कुल। ये तो नहीं कि ये भाई इसमें सातवें के फल को वो कम वो करेगा। वो स्थिति क्लियर हो जाएगी आपको। हम्म, तो वो क्या। हाँ, अब अच्छा वो अभी होगी क्लियर, बताऊंगा मैं। 1, 3, 7 12, 4, 6, 7, 7 12, 9, 10, 10 12, और काफ़ी उसका है। तो फिलहाल तो ये प्रॉमिस जो है दिख रहा है। हाँ, अच्छा, अब ये एक चीज़ और थी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ना एक चीज़ आपको बताऊंगा। 1957 बॉर्न है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर इनकी बालिग उम्र से देखा जाए तो 1957 में 18 जोड़ेंगे, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे मैंने 1957 में 14 साल जोड़े, यानी कि 1971 जून से आगे देखना शुरू करूँगा शादी। ये उसकी तो नहीं है, किसी एक्टर की मेरे को लग रहा हाँ, ये एक्ट्रेस की है, है, उसकी है जो नाम उसका मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, डिम्पल घर पड़ गया। कपाड़िया की है। हाँ डिम्पल कुमार। क्योंकि इनकी शादी बहुत छोटी बड़ी उम्र जल्दी। में हुई थी। अब जब मैंने ये देखा था तो मैंने ना मतलब रेस्टोरेंट एक्ट जो था शादी का, 1929 रेस्टोरेंट एक्ट जो था 28 सितंबर 1929 को पास हुआ था, जिसमें लड़कियों की शादी लायक उम्र 14 साल और लड़कों की शादी लायक उम्र 18 साल रखी गई थी। से इसका, पहले ऐसे था। हाँ जी, इसका मतलब लड़कियों की पहले शादी 14, 15, 16 उम्र में भी हो सकती थी, और लड़कों की 18 साल से मतलब ऑनवर्ड्स हो सकती थी। हम्म, तो ऐसा मतलब था। ये रूल बाद में बना 18 और 21 का। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि इतनी छोटी उम्र में शादी हो तो कैसे गई, कानून ने कुछ नहीं कहा। जो कानून इतना कुछ कहता है। पहले तो ऐसे होते थे सर। पर इस टाइम में नहीं था जब इनका टाइम था। तो यहाँ पे मैरिज, ये देखिए मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट
1929 है ना। हम्म, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। यहीं पे ही मैंने हालांकि इसका भी इन्होंने एक मिनट, इसको शुरू से देखना पड़ेगा। उस टाइम में थोड़ा इजी वे में दिया हुआ था, या मैंने उस टाइम पे कुछ और टाइप किया होगा चलो कि कोई नहीं, सब होगा। नहीं होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। एक मिनट देख ही लेते हैं। ये देखो यहाँ पे गौना गौना के बारे में भी बताया गया, पूरा पढ़ेंगे तो मैं वो देख रहा हूँ जहाँ पे था कहीं पे। एक हाँ जी, मिनट दोबारा से लूँ कि द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट was passed in 1929 wherein the minimum age for a girl's marriage was set to 14 years and that for boys was fixed at 18 years. The act was later amended and the age for girl was fixed at 18 years and for boys was changed to 21 years. तो ये मतलब अब क्लियर हुआ ना ये। हाँ तो जी, ये चीज़ मैंने जब देखी तब, और आपको मैं बताऊं कि ये देखने के बाद ही मैंने इनके चार्ट के ऊपर फिर दोबारा से वर्कआउट किया। मैंने ये ढूंढा कैसे हो गई इतनी छोटी एज में, क्योंकि मेरे को वो चीज़ चाहिए थी। फिर मैंने क्या किया आप ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने इनका जन्म हुआ था 8 जून 1957 को। हाँ जी, इसमें मैंने 14 साल जोड़ दिए, हाँ जी, जो कि तो कैसे? 1971 बना। तो जून 1971, क्योंकि जून के मंथ में इनका हुआ, 14 साल ऐड किए तो जून से ही वो 14 साल मतलब हुई। तो जून 71 से मैंने दशा को देखना शुरू किया 1971। तो ये आ गई राहु, राहु दशा। महादशा राहु, हाँ जी, अंतर्दशा मरकरी। और अंतर्दशा आ गई मरकरी। बुध। ठीक है। तो अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा जून 71 से ये हुआ ना। हाँ जी, अच्छा, महादशा स्वामी राहु, अंतर्दशा बुध। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे सबसे पहले महादशा स्वामी राहु को प्रॉमिस हमें मिल गया था। राहु 2-7 नक्षत्र 1-6-10, लेकिन 2-7 का है कार्य उप नक्षत्र पे 7वां भाव। तो महादशा स्वामी जो है राहु पॉजिटिव है। ठीक है। जैसे सर इसमें कहते हैं नक्षत्र लॉर्ड पे 7वां हाउस से दिखाना चाहिए, ये तो सोर्स हुआ ये। आपके सामने ही है। चलो नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ। फोर स्टेप भी खोल लेता नहीं, हूँ, वैसे मैं आपसे क्या पता वो पूछ रही हूँ। मिल जाए हमें। नहीं, चलो 4 स्टेप में देखो, वैसे भी चलो सोर्स
मार्स बन के उधर। अब महादशा स्वामी राहु यहाँ पे नक्षत्र पे गुरु दूसरे भाव पर दृष्टि दे रहा है हम्म, बस और ठीक वो है। युति दृष्टि है, हम्म, या युति दृष्टि है या भाव युति है। युति दृष्टि हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि राहु का नक्षत्र स्वामी जो है गुरु, उसकी भाव 2 के साथ आस्पेक्ट कंजंक्शन है, तो दूसरा भाव यहाँ मिल गया हाँ जी, नक्षत्र पर। हाँ जी, ठीक है, तो राहु, तो इसलिए मैं ये दोनों टेबल खोल लेता हूँ हाँ और मेरे बुध, जो एनालिसिस है उसमें भी ये मेंशन है। हाँ जी, तो महादशा स्वामी राहु पॉजिटिव है, बुध, अंतरदशा स्वामी बुध ये भी पॉजिटिव है। मुंह निकाला था बुध बाद। नहीं वो तो वो था ना, 1 मिनट, अंतरदशा तो बुध की थी ना, ये देखो वो तो प्रत्यंतर मुंह की दशा है थी। ना चंद्र का। अच्छा अच्छा, राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा। मैं हमेशा, अच्छा। अब जैसे ये बुध की अंतरदशा है तो इससे अगली केतु की अंतरदशा भी देखूंगा मैं, हम्म, तो केतु की अंतरदशा को भी चेक कर लेते हैं। केतु 2 और 7 ये भी पॉजिटिव है, बुध, और केतु की अंतरदशा कब तक है? 27 अक्टूबर 1973 तक। और मैंने जब ये लिया था चार्ट, ये मैंने लिया था 16 अप्रैल 2020 को दोपहर के 2:47 और रूलिंग ग्रहों में जो है केतु आया था, बुध नहीं आया था। हम्म, अंतरदशा स्वामी बुध और केतु में से केतु चार्ट लेने के समय रूलिंग ग्रहों में मौजूद था, और केतु पॉजिटिव भी है, तो केतु की अंतरदशा को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो राहु की महादशा, केतु की अंतरदशा। अब केतु की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशाओं पर आते हैं। अब यहाँ पे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इनमें से कौन कौन सी पॉजिटिव है, कौन कौन सी नेगेटिव है? केतु पॉजिटिव है, शुक्र पॉजिटिव है, सूर्य जो है वो नेगेटिव है, जुपिटर भी चंद्र नेगेटिव, नेगेटिव है, मंगल वीनस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, राहु, मरकरी गुरु, बाकी सब शनि, पॉजिटिव। बुध ये सभी पॉजिटिव हैं। और मरकरी की और वीनस की ये ज़्यादा पॉजिटिव लगता अब इनकी जो शादी हुई थी वो मार्च 1973 में हुई थी, है। डेट नहीं मालूम, मार्च 1973 में। तो मार्च 1973 में तो ये राहु भी आ रही है और मार्स। मंगल राहु दोनों आ रहे हैं, हाँ, तो मंगल और राहु दोनों ही पॉजिटिव हैं। और नक्षत्र पे गुरु की दूसरे भाव के साथ दृष्टि युति है। हाँ जी, अब सिर्फ इस तरीके से लें तो वो फिर उनकी वो बात वो होगी, और जो मैं लेता हूँ आस्पेक्ट कंजंक्शन वगैरह, अगर ये भी देखो आप कि हम नक्षत्र पे दृष्टि तो नहीं लेते ना, हाँ, लेकिन नक्षत्र पे क्योंकि ये युति दृष्टि है इसलिए ली गई है। अच्छा, 3 डिग्री 20 ऑर्बिट की मैं लेता हूँ, हम चेक कर लेते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि आ रही है दूसरे भाव पर, तो गुरु 29 डिग्री पर है हाँ जी, और दूसरा भाव 2 डिग्री पर है, तो गुरु सिंह राशि 29 में 3 डिग्री 20 जमा कर दें तो वो 2 डिग्री, क्योंकि 29 डिग्री 14 कला है, 29 30 1 हाँ वो जी, 2 फिर डिग्री। आएगी पा हाँ जी, 3 4 तक तो चलती। तो इसलिए यहां पर यदि इस तरीके से चलें हाँ जी, तो मंगल और राहु भी हमें ऐसे नेगेटिव दिखेंगे। हाँ जी, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूं, अब मैं इसको अपने शायद उस टेबल में लूंगा तो वहां पे ये युति दृष्टि दूसरे भाव के साथ दिखाएगा, तो ऐसे हाउसेस मैं अक्सर ब्रैकेट में लिखता हूं। हाँ जी, जैसे
ये ब्रैकेट में लिख लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 6 10 तो दे रहा है, लेकिन दूसरे भाव के साथ स्ट्रांग वो भी है। हाँ जी। ये फिर युति दृष्टि देते हो नक्षत्र पे, आप वो सिंपल व्याधिक दृष्टि में? मैं अक्सर ज़्यादातर ना क्योंकि देखो इतने हाउसेस हमें वैसे ही मिल रहे होते हैं प्लेनेट को स्टार के द्वारा, सबके द्वारा, तो जो कंजंक्शन होती हैं, कंजंक्शन या एस्पेक्ट कंजंक्शन, वो मायने रखती हैं, मैं उनको लेता हूँ ज़्यादा। लेकिन जैसे आज जैसे ग्रुप में आया था चार्ट, अब उसमें वो संतान के लिए था, सिर्फ 11वें भाव से वो हो रहा था, लेकिन उसमें था कि वो वहाँ पे दृष्टि आ रही थी, वो शनि की पंचम भाव पे आ रही थी और बुध की शायद दूसरे भाव पे आ रही थी, लेकिन वो दोनों ही वैदिक दृष्टि थी, यानी वीक, डिनाई नहीं, वीक बट डिनाई नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक भी नहीं है। और अगर मान लो ये दृष्टि कंजंक्शन वाली ना होती, नॉर्मल होती, तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता, 1 6 10 तीनों हावी हो जाते। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को समझकर मैं बताता हूँ हमेशा। तो ये शादी से संबंधित हमने एग्जाम्पल किए हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जो हम आगे करेंगे इसमें। तो आज के लिए फिर सर वो उसका क्या फिर आपने निकाला? किसका? वो जो वो पढ़ा था आपने, उन्होंने दिखाया था कि वो दशा, वो एक ही केस में है। एक्चुअली क्या होता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी रूल को जब तक हम 100 चार्ट के ऊपर ना लगा लें, अगर 100 कुंडलियाँ हो ना, 100 कुंडलियों के ऊपर एक रूल यदि पास होता है 100 की 100 पे, फिर उसको हम और ज़्यादा, मतलब उसकी वेटेज को रखेंगे ज़्यादा। टिनविन सर हैं, वो ज़्यादातर किसी रूल को, अगर मान लो मैंने कोई रूल बनाया, जैसे मेरा एक रूल मैंने बनाया हुआ है कि किसी भाव का कोई इकलौता ग्रह कारेश हो तो उसका नक्षत्र उपनक्षत्र भी उस भाव का फल देने में सक्षम होते हैं। जब तक 100 चार्ट के ऊपर मैं ये रूल अप्लाई करके रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, तब तक ये मेरा रूल वो वैलिड नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने अधिकतर चार्ट्स में देखा है, तो मेरा ये रूल वैलिड होता है, वो मेरी अपनी वो है। तो एक मैंने एग्जांपल दिया था, उसी रूल से संबंधित मैंने भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि ये कैसे हुआ, मैंने कहा जी ये ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं इसको साइड पे, जब तक ऐसे 100 चार्ट नहीं आपके, वो प्रैक्टिस, चाहे 100 ना सही, कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा तो मैंने किए हैं, पर कभी मैंने उनको नोट नहीं किया, या कभी, या ये कह लो स्पेशली उसको नहीं वैसे बनाया, लेकिन मैंने देखा है अक्सर वो फल देते आए जी। तो फिर आज के लिए इतना ही। हाँ जी, ठीक है जी, शुभ रात्रि। शुभ, नमस्कार सर।